हेलो एवरीवन। तो इस हफ्ते फैमिली मैन काफी न्यूज में रहा। काफी सारी चीजें, कंट्रोवर्सीज उसके अराउंड होती रही। तो इसलिए हमें लगा यार कि क्यों ना इस हफ्ते का जो हमारा एपिसोड है मीमांसा का, वो हम इसी की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और इसी की जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, इंडिया, श्रीलंका और बाकी जो भी एलिमेंट्स, उनके अराउंड क्यों ना हम एक मीमांसा का एक एपिसोड बनाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुपम आपके सामने आज हाजिर हूँ। एंड मैं अशान। सो बेसिकली जैसा हम सबको पता है राइट कि मीमांसा जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोगों को क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने का एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। साथ ही हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो इंडिया का एक सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे लेके जाया जाए। सो हम जब ये फैमिली गाय देख रहे थे तो वी थॉट कि मे बी ये जो इंडिया और श्रीलंका और तमिल्स के बीच की जो ट्राइंगल है यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी लोग जो हमारी जनरेशन के हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री को विटनेस नहीं किया है, फॉर देम इट इज वेरी हार्ड टू गेट दैट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। And like everything, this issue also has something to do with the colonialism. So when the Britishers were leaving, the demography of Sri Lanka was such jahan pe their majority population, that of Sinhalas, was 75%, and the other population was of Tamils and Moors. तो इसमें जो तमिल्स थे उनकी 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो नेटिव तमिल्स की थी, and the other 1/3 of the population was of the Tamils who had very recently, some 150 years back, migrated to Tamil Nadu, to Sri Lanka as a part of plantation workers, जो ब्रिटिशर्स उनको लेके आए थे बेसिकली। तो ये जो 2/3 तमिल्स थे जो कि नेटिव थे श्रीलंका के, they were very prosperous actually, they were very well read. 60-70% लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स थी, यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़े थे। And as we know that Tamils were mostly, Hindus actually. So Tamils, Hindus थे, and the Sinhalas, they spoke Sinhala language. Fun fact about Sinhala language is that it is very closely associated with all the other Indo Aryan languages, जैसे English हो गया, हिंदी हो गया, या हमारी जो भी नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं। तो similarly, and the Sinhalas also trace their roots to Bengal and the Odisha region. And the Sinhalas are obviously Buddhists, they are not Hindus. And one of the reasons why they ended up being a Buddhist is that, Ashoka, when he was on his missionary drive, those times Ashoka had sent missionaries all around the world. And Ashoka had sent his son, that is Mahindra, to Sri Lanka. And Mahindra, spread Buddhism in the Sri Lankan region. So that is how that is what Sri Lanka looked like when it got independence. There was obviously a lot of feeling of grievance against the minority Tamil population, against wide sections of Sinhalas who felt left behind, and that is the root cause of most struggles across the world, isn't it? करेक्ट। तो अगर हम सेम इशू अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहे तो कश्मीर एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जहां पे अगर आप देखें तो डोगरा रूलर्स के अंडर जो कश्मीरी पंडित थे उनको काफी सारे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थे, और वो लोग भी श्रीलंकन तमिल्स की तरह काफी ज्यादा पढ़े लिखे, काफी वेल एजुकेटेड भी थे, तो उनको सारी सुविधाएं मिली। तो जब शेख अब्दुल्ला और जो भी मुस्लिम लीडरशिप, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा पॉपुलेशन में हो उसकी सरकार बन जाती है। जैसे श्रीलंका में सिंगलीस लोगों की सरकार बनी, और कश्मीर में मुस्लिम लोगों की सरकार बनी। तो अब वहां पे क्या होता है कि जो कम्युनिटी अपने आप को पिछड़ा महसूस करती है, खासकर अगर वो मेजोरिटी है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लेती है। तो वैसा ही कुछ जैसा इंडिया में कश्मीर में हुआ, जो पुराने जो भी इश्यूज थे उनको रिवर्स करने की कोशिश की गई, उसी तरीके से इंडिया श्रीलंका में भी हुआ। सिंगलीज लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा जैसे कि एक फेडरल आर्किटेक्चर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है कि बहुत सारे राज्य हैं, सबके अपने अपने कुछ अधिकार हैं, वहां पे अलग अलग पॉलिसीज आप चला सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, माइनॉरिटीज हों, कहीं में मुस्लिम्स ज्यादा पॉपुलेशन में हो तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कहीं पे हिंदू ज्यादा हैं या फिर सिख्स ज्यादा हैं तो उनके लिए आप कुछ चीजें अलग या फिर डिफरेंट तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से श्रीलंका में क्या हुआ, सिंघलीज लोग एक तो पावर में आए
तो उन्होंने एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि तमिल जो पॉपुलेशन है उनको किसी तरीके से वो पिछाड़ सके। जैसे कि उन्होंने सिंगलीज जो भाषा है उसी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। तो ना ही इंग्लिश जो कि श्रीलंका तमिल्स को अच्छी तरीके से आता था, और ना ही तमिल्स जिसमें वो ऑब्वियसली उनकी मदर टंग जो थी, दोनों को ही कोई दर्जा नहीं दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर क्या हुआ कि लोगों ने वहां पे एंटी तमिल राइट्स भी चालू कर दिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनसे एक तरीके की नेगेटिव वाइब्स उनको लगती थी कि भाई ये लोग कम पॉपुलेशन में और इतने वेल ऑफ है। तो उस वजह से कुछ चीजें हुई, और जैसा ईशान ने बताया था कि 60% जो गवर्नमेंट जॉब्स के पास थे। तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जो इंडिया से जो तमिल्स थे, जो इंडिजिनस तमिल्स जो कि 1830s के अराउंड ब्रिटिश सरकार द्वारा प्लांटेशन लेबरर्स के रूप में आए थे, उनको वापस भेजने का मुहिम चला। हालांकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अनएजुकेटेड एंड बैकवर्ड कह सकते हैं, अगर किसी को बुरा न लगे तो इनको वापस भेजने का पहले मुहिम चला। भारत सरकार को बोला गया कि भाई आप इन लोगों को वापस ले लीजिए, तुम्हारे लोग हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं गलती से या जैसे भी। तो अब इसको आप देख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश के लिए अगर हम देखें एग्जाम्पल, जैसे बांग्लादेश में बहुत सारे लोग इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया उनको वापस भेजने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो लोग तो इलीगली आए हैं यहाँ पे, तो फिर भी ब्रिटिश सरकार उन्हें एक लीगल प्रोसेस के तहत लेके गई थी। फिर भी वहां पे इंडिया ने एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए सो से काफी लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी, बट फिर भी बहुत लोगों को तो नहीं दी इंडिया ने भी। तो वहां पे उनको बोला कि भाई तुम वहीं पे उनको सेटलमेंट दो इसी तरीके से। तो काफी लोगों को श्रीलंका की सिटीजनशिप भी मिली, राइट। तो यही हाल मुझे दिखता है इंडिया में भी। जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स उन्हें भी हमें इंडिया को सिटीजनशिप देनी पड़े, CA-NRC नॉट विथ, राइट। तो अब ये जो है इस पॉलिसी को आगे बढ़ती गई। फिर डेमोग्राफिक इन्वर्जन की भी कोशिश की गई। काफी ज्यादा सिंगलीज लोगों को, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इलाका है श्रीलंका का, जाफना प्रोविंस जैसे नॉर्थ में है, वहां पे बहुत सारे सिंगलीज लोगों को लाने की कोशिश की गई ताकि जो डेमोग्राफी है वो थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए सिंगलीज लोगों के फेवर, राइट। तो अब इससे क्या हुआ कि और ज्यादा राइट बढ़ गए 80s में, और तकरीबन 2 से 3 लाख रिफ्यूजीज श्रीलंका से, जो श्रीलंकन वहां के नेटिव तमिल्स हैं, वो इंडिया में आते हैं, राइट। तो अब भारत सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम जो है वो उठाना पड़ गया कि भाई अब तो इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे वैसे भी रिसोर्सेस कम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रॉ ने वहां की जो भी ग्रुप्स थे जैसे कि LTT, उनको सपोर्ट करना चालू किया। जैसे कि उनको ट्रेन किया, उनको आर्म्स दिया और फूड सप्लाईज, इस तरह की चीजें की। और यहाँ पे एक ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी हमारे दिमाग में रखना जरूरी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम देखें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी 70 और 80 के दशक की है, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्गमैन पॉलिसी है कि इंडिया यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाना चाहती है इस पूरे साउथ एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो इस वर्चस्व के तहत 1971 में पहले इंदिरा गांधी मुक्ति वाहिनी का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को आजाद कराती है, और वहां पे जो सक्सेस मिलता है उनसे वो और ज्यादा एम्बोल्डन फील करती हैं अपने आप को। और यही इंडिया में जो भी साउथ एशिया में जो भी नेबर्स हैं, उनको डोमिनेट करने की एक राजनीति, एक पहल चालू हो जाती है वहां से। और उसी का एक नतीजा था कि जब श्रीलंका ने 80s में इस तरीके की बातें की और वो मानी नहीं बात, जब भारत सरकार ने बोला कि भाई तमिल को देखो ऐसे मत करो, उनको भगाओ मत, उनको मारो मत, तो नहीं सुना। और इनफैक्ट वहां पे वो अमेरिका के और करीब चला गया। और आपको तो पता ही है कि इंडिया और अमेरिका उस समय कोल्ड वॉर के तहत हम सोवियत संघ के ज्यादा करीब थे rather than अमेरिका, राइट। तो इस वजह से अब इंडिया का वहां पे एक एक्शन लेना एक तरीके की जरूरत हो। तो एक तो इससे दो चीजें सामने आती है कि एक तो इंडिया भी कोई दूध का धुला नहीं है, हमने भी नॉन स्टेट एक्टर्स को जब जरूरत पड़ी हमने भी उनको सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, और दूसरे जो आसपास जो छोटे देश हैं उनपे अपना दबदबा, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की। राइट। एंड टू एन एक्सटेंट जो है इंडिया मस्ट हैव फेल्ट कि हम जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो काम आ भी गई, राइट। क्योंकि जब हमने LTT को इनिशियली सपोर्ट करना चालू किया तो हमारा इंटेंशन शायद सिर्फ यही था कि बेसिकली ये जो भी लोग हैं तमिल्स हैं, दे स्टार्ट गेटिंग सम माइनॉरिटी राइट्स एटलीस्ट इन देयर टेरिटरी। आई डोंट थिंक हमारे दिमाग में इस तरह की इमेज होगी कि तमिल्स की एक अलग से कंट्री बन जाए। बट ऑब्वियसली LTT एंड ऑल दीस अदर ग्रुप्स, इन लोगों ने अपने लोगों को एट दैट टाइम इस तरह के काफी सपने दिखा दिए थे कि हमारी एक अपनी कंट्री बन जाएगी फ्यूचर में। And for them to back down was more difficult than for India to back down, because who are we at the end of the day, right? तो
तो जब इंडिया when India started allying with LTTE and हमारा इंटेंशन शायद ये था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से टेबल पे लाया जाए, एंड श्रीलंका की गवर्नमेंट टेबल पर आ भी गई, राइट? जैसे तो जैसे द फेमस इंडो श्रीलंका अकॉर्ड्स हैपेंड बिटवीन राजीव गांधी एंड जयवर्धने, and fun fact that happened when Prabhakaran, the founder of LTTE, the leader of LTTE, he was still sitting in Delhi in the Ashoka Hotel, and जब वो अकॉर्ड साइन करे जा रहे थे तो at that time India and Sri Lanka both agreed to some conditions. India ने बोला कि from now on we'll respect the territorial integrity of Sri Lanka. तो जब हमने वो पॉइंट बोल ही दिया तो प्रभाकरन मस्ट हैव फेल्ट डबल क्रॉस्ड, राइट? कि अगर हमने बोल ही दिया कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करेंगे तो देयर इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर सेपरेट तमिल कंट्री विद इन श्रीलंका. And the other thing that we told them was that from now on we'll stop supporting LTT and such groups. श्रीलंका ने भी कुछ कंडीशंस को माना. श्रीलंका ने बोला कि वो माइनॉरिटी राइट्स को सपोर्ट करेंगे फ्रॉम विद इन देयर टेरिटरी, राइट? कि दे रिस्पेक्ट द माइनॉरिटीज, उनके जो भी जेन्युइन रीजंस है उनको जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करेंगे. एंड द अदर थिंग दैट श्रीलंका प्रॉमिस्ड, एंड दैट इज समवेयर रिलेटेड टू द पॉइंट दैट यू वर मेकिंग अबाउट द कोल्ड वॉर, was कि the Sri Lankan said कि from now on we'll make sure कि कोई जो third country है which is outside this region gets us space within Sri Lanka to take an adversarial action against India. तो किसी थर्ड पार्टी को बेसिकली इंडिया के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देगी. दैट वाज समथिंग दैट श्रीलंका अग्रीड ऑन. एंड इस तरह की अकॉर्ड जब भी होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. तो श्रीलंका ने एट दैट टाइम सेड कि हम देयर समथिंग कॉल्ड 13th अमेंडमेंट को हम पास करेंगे, एंड थ्रू दैट वी आर गोइंग टू बिकम अ फेडरल पॉलिटी ऑफ अ सॉर्ट, जहां पर हम जो थोड़े बहुत रीजन्स हैं उनको थोड़ा राइट्स एक्स्ट्रा दे देंगे. एंड फन फैक्ट दैट 13th अमेंडमेंट हैज स्टिल नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. एंड द अदर थिंग वाज अबाउट द सीज फायर. तो बेसिकली इस तरह की चीजें कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज पीस बिटवीन द टू साइड. एंड द श्रीलंकन आर्मी बीइंग अ डिसिप्लिन्ड फोर्स, they were asked to march back to the barracks, और वो सीधे चले गए. For them it was not a problem, but Tamils, they were not that much well organized to make sure ki the peace remains in the in Jaffna and all these other regions. So India ne basically India said that we'll send a peacekeeping force in this area, and that is how something called an Operation Pawan was launched. And the interesting bit about Operation Pawan is that it is called India's Vietnam, and it is called India's Vietnam because that Vietnam movement किसी भी कंट्री का उसे बोला जाता है जब वो कोई फॉरेन वॉर या फॉरेन इंटरवेंशन करने के लिए जाती है और वहां पर मैसिवली फेल होके आ जाती है. Something taking inspiration from what happened to the Americans during the Vietnam War. So similarly, this Operation Pawan is called India's Vietnam because India ने अपनी peacekeeping force वहां पर भेजी, and within a span of 2 years we lost somewhere around 1200 soldiers. And the primary reason for that was because there was no clarity about the objectives कि war के अंदर होना क्या है, या ये war या जिसमें हम अपने फॉरेन लैंड पे जहां पर हम अपने सोल्जर्स को भेज रहे हैं, इनका वहां पर रहने का ऑब्जेक्टिव क्या है. क्योंकि it was not clear whether or not they were there to maintain peace or to do counter insurgency. And when they came under attack, they started doing counter insurgency, and we got a bloody nose, और उसकी वजह से India had to come back. 2 साल के बाद we were giving marching orders and we came back. And that was probably the first and last foreign intervention that India made. And this is one of the reasons why India has never made an intervention in Afghanistan also. क्योंकि India के ऊपर काफी pressure है from a very long time to put boots on the ground. But we are not doing it because of a very bad experience we have had. तो mostly this is what happened. And इसकी वजह से क्या हुआ कि LTTE के अंदर काफी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काफी ज्यादा एंगर एक तरीके से जनरेट हुआ उमड़ा. And LTTE also wanted to attack some big targets within the Indian establishment. And as we all know, ki Rajiv Gandhi, the first time Rajiv Gandhi came to power was in 1984 under the sympathy wave, right? When his mother died, and he lost his power in 1989, and he was
He was standing for election in 1991 again. And while he was campaigning in Tamil Nadu, a suicide bomber came close to him. And that is how Rajiv Gandhi was assassinated. This suicide bomber was from LTTE. And the reason why Rajiv Gandhi got assassinated was because of this misadventure that India did in IPKF, through IPKF in Sri Lanka. And it is said that there was this very famous TV series जिसके अंदर there was this main tagline called "These violent delights have violent ends." तो यही है कि India was India was trying to get the violent delights, and it ended up with a lot of violence on the both sides actually. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो अफगानिस्तान हो गया या फिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर, तो सबको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं। यूएस को अलकायदा ने 9/11 का जो फेमस अटैक है वो हो गया। इवन पाकिस्तान में भी तालिबान की वजह से बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि जो 1990s में जो एलटीटी है यहाँ पे और जो श्रीलंका गवर्नमेंट है, दोनों अब तब नेगोशिएशन कर रहे हैं। इंडिया के जाने के बाद भी 87 में टेबल पे आ जाती है श्रीलंका गवर्नमेंट भी, बट नेगोशिएशन चलते हैं। और जो एलटीटी है वो अपना जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड है उसको नहीं छोड़ती, उस पर अडिग रहती है। नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा एक सेपरेट नेशन ही चाहिए, तमिल इलाम भी चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे वो वार्तालाप जो है आगे बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाती। 2001 में आई थिंक नॉर्वे जैसे अमीर देश भी आ जाते हैं यहाँ पे। उनके पास वैसे भी कोई काम नहीं है तो सोचते हैं क्यों ना यहाँ पे थोड़ा शांति वंती ला दिया जाए किसी तरीके से, बट उनसे भी कुछ नहीं होता। तो इसका फायदा जो होता है वो श्रीलंका सरकार को होता है, क्योंकि दुनिया के सामने एलटीटी का चेहरा जो है वो आ जाता है कि भाई ये बहुत ही रेडिकल और बिल्कुल ही कॉपरेट करने वाले लोग हैं। तो अब 2005 में जब राजपक्षा ब्रदर्स अभी फिर से जो अभी पावर में है, वो लोग जब आते हैं तो उनको लगता है कि यार ये सही मौका है। अब यहाँ पे एग्रेसिव अप्रोच के साथ एलटीटी को वो जाते हैं और वो 4-5 साल में एलटीटी को खत्म करते हैं। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होते हैं जो अभी तक एक कंट्रोवर्शियल इशू है श्रीलंकन हिस्ट्री में। और इंडिया को भी एट द सेम टाइम 2005-2010 के बीच में जब यहाँ पे यूपीए की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके जो पार्टी है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रही है अपने एलाई कांग्रेस को कि तुम जाओ यहाँ पे कुछ ना कुछ करो इनके हेल्प के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। तो भारत सरकार एक बार जल चुकी थी, तो अब वो गलती दोबारा दोहराने वाली नहीं थी, वो नहीं गई। बट लिप सर्विस तो करनी होती है हमें फिर भी। तो 2011 जब यूपी सरकार फिर से थी, 2011-2013 में आई थिंक जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब श्रीलंका के खिलाफ 1-2 अध्यादेश पारित हुए कि ये लोग बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन किए, तो इंडिया ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो बहुत गलत लोग हैं, बहुत गलत है, हम लोग को विरोध करना है। बट यहाँ पे चाइनीज जो लोग हैं उन्होंने समझदारी के साथ काम किया कि भाई अपना तो देखो वैसे भी पॉलिटिकल कोई इंटरेस्ट है नहीं यहाँ, तो बेटर ये है कि श्रीलंका के साथ जो है संबंध जो है उनको सुधारा जाए, वहां पे इम्प्रूव किया जाए। और वो हुआ 2011-2013। और उस दौरान जो भी वेस्टर्न क्रिटिसिज्म सो टू से जो श्रीलंका के पाले में आया उन सबको डिफेंड किया चाइना ने, श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। तो अब इसका फायदा उसको मिला। राजपक्षा सरकार ने कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में चाइनीज कंपनी और चाइनीज मनी को आने दिया। फेमस एग्जांपल है हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि आई थिंक राजपक्षा का जो होम टाउन है वहीं पे वहां पे ये बड़ा सा प्रोजेक्ट दिया गया, मोर देन $1 बिलियन। तो अब यहाँ पे इंडिया सरकार जो है, भारत सरकार जो है, यहाँ पे डिप्लोमेसी में पीछे हो गई। श्रीलंका के साथ जो अच्छे रिश्ते थे वो बैकफुट पे जाने लगे। लेकिन फिर 2014 या 15 में आई थिंक रनिल विक्रमसिंघे और मैथिलीपाल सिरिसेना जो सरकार में आते हैं। कहा जाता है कि भारत सरकार ने ही किसी तरीके से रोल निभा करके राजपक्षा लोगों को आउट किया। तो ये लोग जब आते हैं तो उनके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम होता है। फिर डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं कि श्रीलंका बोलती है कि भाई पैसा लाओ, और पैसा दे नहीं पाते हैं लोग, तो बोलते हैं कि भाई जो हम्बनटोटा पोर्ट है वही हम लोग को 99 ईयर्स की लीज पे दे दो, तो वो पोर्ट चला जाता है। बट ये श्रीलंका की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति थी इंडिया को चारों तरफ से सी लाइंस में घेरने की, उसमें बहुत कारगर साबित होती है। तो इंडिया काफी दबाव में आ जाती है वहां पे। तो ये जो चीजें हैं
अभी फिर उसके बाद जब राजपक्षा ब्रदर्स दोबारा से आते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं भाई, इंडिया को दुश्मन बनाने से तो कोई फायदा है नहीं, पास में है, बड़ा देश है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्टैंड, कोलंबो पोर्ट में भी कुछ कुछ लीज दे दिया गया है इंडिया और जापान को। वहां पे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट ठीक है। बट आई थिंक अ स्टेप फॉरवर्ड है कि हम श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों को किसी तरीके से हम सुधारने में थोड़ा बहुत तो अभी रिसेंटली कामयाब हो पाए। Right. In fact, Prime Minister Modi has also played a very big role in doing that. जैसे Vesak Day celebration में Prime Minister Modi went there in Sri Lanka. He's trying to promote some cultural ties between us and Sri Lankans. The other thing was he, even when the Rajapakshas were out of power, उस time पे भी Prime Minister Modi actually met him, the Rajapaksa. Mahinda Rajapaksa से प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे मिले थे, तो आई थिंक दैट वाज डन बिकॉज he was already expecting that to happen and just to have close ties with all these countries in Indian Ocean. तो I think India is on a course correction right now, but हमारी जो past policies हैं, I just want to conclude by saying something about that were very wrong actually. India की trying to use non-state actors for achieving a political end can backfire. It may work in your favor once or twice, but it is always going to backfire at the end of the day. तो एक प्रॉब्लम हमारी वो सबसे बड़ी थी। उससे बेटर जो सोल्यूशन हर बार होता है वो होता है साइलेंट डिप्लोमेसी का, राइट। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इतनी हमारी श्रीलंका से ज्यादा बड़ी हमारी इकोनॉमी है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ देयर एलीट्स एंड डू इट इन अ वेरी साइलेंट मैनर। जब आप बाहर खड़े होकर किसी एक कंट्री की मेजोरिटी को चैलेंज करते हो, बोलते हो कि जो चीजें तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है, हम तुम्हें अपोज कर रहे हैं, दे आर नेवर गोइंग टू चेंज इट। इनफैक्ट वो उसको और ज्यादा करेंगे बिकॉज कोई बाहर से मना कर रहा है वो चीज करने के लिए। सो दैट इज नेवर अ वे। इनफैक्ट दिस इज एन अमेरिकन वे। दिस इज एन अमेरिकन वे कि वो जो मेजोरिटी का डिसीजन है उसको चैलेंज कर रहे हैं बाहर से, ह्यूमन राइट्स, दिस एंड दैट, बट दैट नेवर वर्क्स। You always have to do it the Chinese way. Yani you go inside, try to convince them, try to influence their elites, and that is something that India should have done. And I hope India is doing that right now. And with that, I think it is a wrap on this wonderful discussion. So thank you for being with us on this edition. Sure. And guys, we are new, so please subscribe us and like the video. And if you enjoy watching this, then do share it with your friends and family. We'll come back again with an exciting topic in the next week. So thank you, and thank you for being with us.